सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग भूगोल के अति महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्न लेंगे। आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा, पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्नों का विश्लेषण और व्याख्या महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रश्नों की व्याख्या और विश्लेषण से पुराने प्रश्नों की तैयारी तो हो ही जाती है, साथ में नए प्रश्नों की भी जानकारी मिलती है। ऐसे विद्यार्थी जो अपने सिलेबस को पूरे रूप से दोहराना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थी जो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं, ऐसे विद्यार्थी जिनको ये मालूम नहीं है कि प्रश्नों को एग्जामिनेशन में हल कैसे करना है, इन समस्त तथ्यों के लिए मैं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा चाहे पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के विश्लेषण का एक सीरीज प्रारंभ किया हूं, जिसके तहत आज हम लोग सामान्य भूगोल के अति महत्वपूर्ण और अति संभावित प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। इसके तहत आपको केवल पुराने प्रश्नों का ही नहीं बल्कि नए प्रश्नों की भी जानकारी विस्तार से दी जाएगी। अपने लेक्चर्स में मैंने बार बार ये बताया है कि मेरा उद्देश्य केवल क्विज करना नहीं है, प्रश्न उत्तर श्रृंखला नहीं चलाना है, बल्कि मेरा उद्देश्य है कि आपको प्रश्नों के माध्यम से कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है। और वो प्रश्नों के माध्यम से कॉन्सेप्ट क्लियरेंस में मैं आपको पुराने प्रश्नों को तो क्लियर कराता ही कराता हूं, साथ में नए प्रश्नों का भी क्लियरेंस कराऊंगा। तो अब हम लोग ज्योग्राफी के प्रश्नों को लेते जाएंगे, उसका विश्लेषण करते जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि विश्व में भौगोलिक ज्ञान का विकास कहां पर हुआ, यानी दुनिया में सबसे पहले भौगोलिक ज्ञान का विकास कहां पर हुआ। तो उत्तर होगा भारत। दुनिया में सबसे पहले भौगोलिक ज्ञान का जो विकास है वो भारत में हुआ। यह अलग की बात है कि ग्रहों के नामकरण हो, चाहे सप्ताह के दिनों के नामकरण हो, चाहे भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में विकास करना हो, यह सारा काम तो यूनानी विद्वानों ने ही किया। लेकिन दुनिया में सबसे पहले भौगोलिक ज्ञान का विकास जो है वो भारत में हुआ। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भारत। हां, अगर यह प्रश्न पूछता है कि दुनिया में जो ग्रहों का नामकरण है या सप्ताह के 7 दिनों का है या भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में विकसित करने का श्रेय कहां के विद्वानों को जाता है, तब तो उत्तर यूनान होगा। लेकिन यदि यह प्रश्न पूछता है कि दुनिया में सबसे पहले भौगोलिक ज्ञान का विकास कहां हुआ, तो उसका उत्तर हो जाएगा भारत। बल्कि यह बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे वहां पुराणों में पृथ्वी के 7 महाभूखंडों का वर्णन किया गया है, जो वर्तमान के 7 महाद्वीप है। ऐसा नहीं है कि भारत के बल्कि आप तो ये निश्चित ही जानते होंगे कि भारत की जो ज्ञान विज्ञान है वो वर्षों से विकसित है। तो इन समस्त चीजों का ऐसा नहीं है कि, लेकिन हां, एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में अगर देखा जाए तो वो यूनान के विद्वानों ने किया। अगला प्रश्न है कि भूगोल का पिता किसको कहा जाता है, फादर ऑफ जियोग्राफी। तो भूगोल का पिता जो है यूनानी विद्वान हिकैटियस को कहा जाता है। यूनानी विद्वान हिकैटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है हिकैटियस को? हिकैटियस को भूगोल का पिता इसलिए कहा जाता है कि पहले सामान्य क्षेत्र में या पहले होता क्या था कि सारे विषय एक दूसरे में गुथे होते थे, लेकिन भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में विकसित करने का श्रेय जो है वो हिकैटियस को जाता है। यही कारण है हिकैटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में विकसित किया, इसीलिए उनको भूगोल का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। किसको? हिकैटियस को कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बिग बैंग थ्योरी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का महाविस्फोटक सिद्धांत किसने दिया था? क्योंकि यह माना जाता है कि पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है एक विस्फोट से हुआ, एक महाविस्फोट से हुआ, तब सब अलग अलग ग्रह नक्षत्र सारे चीज बने।
तो इस बिग बैंग थ्योरी को दिया था जॉर्ज लेमेंटर, जो बेल्जियम के पादरी थे। बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लेमेंटर ने बिग बैंग थ्योरी यानी महाविस्फोट का सिद्धांत दिया था ब्रह्मांड की उत्पत्ति का, और माना गया था कि एक भयानक विस्फोट के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। अगर यह प्रश्न पूछता है कि महाविस्फोटक सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी का दूसरा नाम क्या, तो क्या कोई अन्य नाम भी है इसका, तो इसको फायरवर्क्स थ्योरी भी कहा जाता है, यानी आतिशबाजी का सिद्धांत। ठीक है ना। तो बिग बैंग थ्योरी का यानी महाविस्फोटक सिद्धांत का जो दूसरा नाम है वो क्या है, फायरवर्क्स थ्योरी भी इसको कहा जाता है, यानी आतिशबाजी का सिद्धांत। अब एग्जामिनेशन में ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं, आप एक पक्षीय तैयारी करके चले जाते हैं और एक पक्षीय तैयारी में होता क्या है, मैंने आपको बार बार बताया कि सिविल सेवा की परीक्षा में प्रश्नों के हर लेवल को, हर क्षेत्र को, उसके हर आयाम की तैयारी करके जाना है। केवल एक पक्षीय तैयारी से कम सिविल सेवा की परीक्षा तो नहीं निकल सकती है। इसलिए जो भी पढ़े उसको गहराई से पढ़े। तैयारी का तरीका एक्सटेंसिव और इंटेंसिव दोनों अध्ययन होता है, यानी इंटेंसिव यानी गहन अध्ययन तो करें ही करें, साथ में एक्सटेंसिव भी करें यानी विस्तृत अध्ययन भी करें। ठीक है ना। हालांकि जब परीक्षा निकट आ गया हो तो उस समय आपको फोकस्ड होना होता है, आपको उन्हीं प्रश्नों पर मुख्य रूप से ध्यान देना होता है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इधर उधर के सारे प्रश्नों पर ध्यान नहीं देना है। तो निश्चित ही आप फोकस्ड हो जाएं, पूर्ण रूप से परीक्षा केंद्रित हो जाएं, पूर्ण रूप से विषय केंद्रित हो जाएं, पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण तथ्यों के अध्ययन पर केंद्रित हो जाएं। ठीक है ना। लेकिन विस्तार से अध्ययन शुरुआत में जरूर होना चाहिए। तो फायरवर्क्स थ्योरी ही बिग बैंग थ्योरी कहलाता है, जिसको बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लेमेंटर ने दिया था, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे सटीक जो सिद्धांत माना जाता है वो बिग बैंग थ्योरी ही माना जाता है, जिसको दिया था बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लेमेंटर ने। ब्रह्मांड के केंद्र के संबंध में देखिए, पहले ब्रह्मांड का केंद्र जो है पृथ्वी को माना जाता था। ठीक है ना। पहले ब्रह्मांड का जो केंद्र है वो पृथ्वी को माना जाता था, लेकिन ब्रह्मांड के केंद्र के रूप में सबसे पहले सूर्य केंद्रित अवधारणा किसने दिया था? पहले किसको माना जाता था? बाइबल वगैरह में बहुत सारे ग्रंथों में ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी को माना गया है, लेकिन दुनिया में सबसे पहले सूर्य केंद्रित अवधारणा यानी ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है, सूर्य केंद्रित अवधारणा को सबसे पहले दुनिया में किसने दिया था? तो ब्रह्मांड के सूर्य केंद्रित अवधारणा को दुनिया में सबसे पहले दिया था कापरनिकस ने। पोलैंड के खगोल शास्त्री कापरनिकस ने सर्वप्रथम ब्रह्मांड के सूर्य केंद्रित अवधारणा को दिया था, और यह बताया था कि ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी नहीं है बल्कि सूर्य है। चूंकि यह सिद्धांत बाइबल के विरुद्ध था, इसलिए कापरनिकस को दंडित किया गया, जेल जाना पड़ा। और दुनिया में सबसे पहले सूर्य केंद्रित अवधारणा को देने का काम किसने किया था? कापरनिकस ने कहा था। इसीलिए इसको कापरनिकसीय क्रांति भी कहा जाता है। हालांकि बाद में केपलर ने बताया कि ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य नहीं है बल्कि सूर्य सौर मंडल का केंद्र है। सूर्य क्या है? सौर मंडल के केंद्र है। इस समय ब्रह्मांड में ऐसे करोड़ों सूर्य हैं। ठीक है ना। केपलर ने बाद में ग्रहों के गति के नियम को भी दिया, और उसके बाद उन्होंने ये बताया नहीं ब्रह्मांड का केंद्र थोड़ा सूर्य है, सूर्य तो केवल सौर मंडल का केंद्र है। सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है। ब्रह्मांड का तो एक नगण्य भाग सूर्य है, क्योंकि ऐसे करोड़ों सूर्य समाहित हैं ब्रह्मांड में। समझ में आई नहीं आया? तो सूर्य केंद्रित अवधारणा, जिसको कापरनिकसीय क्रांति कहा जाता है, सबसे पहले किसने दिया था? पोलैंड के खगोल शास्त्री कापरनिकस ने दिया था। अब समस्त ब्रह्मांड आकाश गंगाओं यानी तारों के समूह से बना है। हमारा सौर मंडल जिस आकाश गंगा में स्थित है उसका आकार कैसा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पूछा भी जा चुका है
इसके साथ मैं कुछ नए तथ्यों को भी बताऊंगा, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को लिया है। मैंने आपको बताया कि मेरे यहां पढ़ाने का मूल उद्देश्य यही है कि प्रश्नों को लूं, साथ में उनका विश्लेषण करूं और नए प्रश्नों को भी आपको बताऊं। यहां केवल पुराने प्रश्नों का पुनरावलोकन नहीं है, ऐसे तो हजारों लेक्चर यूट्यूब पे मौजूद हैं। हमारा मूल उद्देश्य जो है वो पुराने प्रश्नों के साथ या जो महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कुछ नई चीजों को ही बताना है। तो सौरमंडल जो हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है वो उस आकाशगंगा का आकार क्या है। तो हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसका आकार जो है वो स्पाइरल है, यानी सर्पाकार। क्या है? सर्पाकार है, स्पाइरल। हमारा जो आकाशगंगा है उसका जो आकार है वो सर्पाकार है, यानी स्पाइरल है, सांप के समान है। ठीक है ना? और इसी में स्थित, अब यहां पे एक प्रश्न और पूछ सकता है कि जिस आकाशगंगा में हमारा सौरमंडल स्थित है उसका नाम क्या है। तो जिस आकाशगंगा में हमारा सौरमंडल स्थित है उसको मिल्की वे या दुग्ध मेखला, उसको चाहिए मिल्की वे कहा जाता है, चाहे दुग्ध मेखला कहा जाता है, और चाहे एरावत पथ कहा जाता है, चाहे एरावत पथ कहा जाता है, इतना नाम याद देख कर लीजिए, चाहे मंदाकिनी कहा जाता है। आप देख लीजिए कितने नाम हैं इसके। मैंने बताया कि आपको सब चीज पढ़ के जाना है। चाहे हमारा सौर मंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसको दुग्ध मेखला कहा जाता है, उसको मिल्की वे कहा जाता है, उसको एरावत पथ कहा जाता है, उसको मंदाकिनी कहा जाता है। इतने सारे सिनोनिम्स है, उसको जान लीजिए आप। इसमें से किसी से भी एग्जामिनेशन हाल में प्रश्न बन सकता है, और जो कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ा, विस्तार से नहीं पढ़ा, उसके लिए समस्या खड़ा हो जाएगी। इसीलिए मैं बार बार अपने लेक्चर में बताता हूं, रटे रटाए गिने गिनाए किताबों और प्रश्नों को पढ़कर सिविल सेवा पार नहीं किया जा सकता है। आपको विस्तार देना होगा, अपने ज्ञान को एक नया आयाम देना होगा, विस्तृत आयाम देना होगा। कुछ लोगों के बातों को सुनकर कि 2 किताब पढ़ लिया, 4 किताब पढ़ लिया, गिने गिनाए 60 मटेरियल पढ़कर सिविल सेवा की परीक्षा नहीं निकल सकती है। आप केवल उन लोगों को देखते हैं जो आपके सामने आते हैं, लेकिन सैकड़ों बच्चे जो 80-90% है जो सिलेक्शन होता है, आप उनके बारे में नहीं जान पाते हैं। वो इसी माध्यम से विस्तार से पढ़कर और विस्तृत रूप से पढ़कर ही सफल होते हैं। वो नींव की ईंट हैं, वो नींव की ईंट हैं, और निश्चित ही नींव की ईंट जो बनता है वो इन्हीं विस्तृत रूप से और अपने ज्ञान को इंटेंसिव और एक्सटेंसिव दोनों आधार पर प्राप्त करके ही बनता है। और यही आपको भी करना है ताकि कोई चूक ना हो एग्जामिनेशन हाल में। तो पता चल गया कि हमारा जो आकाशगंगा है जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है उसको मिल्की वे, दुग्ध मेखला, रावत पथ या मंदाकिनी क्या के रूप में जाना जाता है। आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट रूप से जान लीजिए। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए, नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के अपार ऊर्जा का कारण क्या है, यानी वो कौन सी अभिक्रिया है जिसके वजह से सूर्य में अपार ऊर्जा उत्पत्ति होती है। ठीक है ना? सूर्य की बात ही छोड़िए, इस ब्रह्मांड में जितने तारे हैं उनके भी ऊर्जा का वही कारण है जो सूर्य के ऊर्जा का कारण है, और वो है नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन के 2 परमाणु जब आपस में मिलते हैं और जब हीलियम का परमाणु बनता है तो अपार ऊर्जा निकलती है, और वही अपार ऊर्जा सूर्य के प्रकाश के रूप में हमें धरती पर पूरे सौरमंडल में प्राप्त होता है। तो सूर्य के ऊर्जा का प्रमुख कारण जो है वो क्या है? नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन है। और इसी नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन के जब 2 परमाणु आपस में संलयित होते हैं और हीलियम का परमाणु बनाते हैं, अपार ऊर्जा निकलती है, और वही अपार ऊर्जा सूर्य के अपार ऊर्जा का कारण है। ठीक है? नाभिकीय संलयन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पृथ्वी का सर्वाधिक निकटतम तारा कौन है? अब देखिए, पृथ्वी का सर्वाधिक निकटतम तारा कौन है, तो यहां बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, मैं आपको ये बताऊं, सूर्य
सूर्य ग्रह नहीं है, प्लेनेट्स नहीं है, सूर्य इज स्टार। सूर्य क्या है? तारा है। तारा का मतलब क्या होता है? वे आकाशीय पिंड जिनकी स्वयं की ऊर्जा होती है और अपने ऊर्जा से क्या होते हैं? वो प्रकाशित होते हैं। तो सूर्य तो एक तारा, उसकी अपनी ऊर्जा है। अब यहां प्रश्न बन गया कि पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा, अब यहां बच्चे थोड़ी सा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि बहुत सारी किताबों में लिख दिया है प्रॉक्सिमा सेंटारी, जो गलत है। प्रॉक्सिमा सेंटारी जो है वो पृथ्वी का निकटतम तारा नहीं है, बल्कि वो सूर्य का निकटतम तारा है। और पृथ्वी का सबसे निकटतम जो तारा है वो सूर्य ही है। इसीलिए एक प्रश्न आता है कि तारे जो हो वह सूर्य से बहुत बड़े हैं। ऐसे ऐसे तारे हैं जिसमें करोड़ों सूर्य समा जाए, लेकिन सूर्य ही सबसे बड़ा क्यों दिखाई देता है? उसका कारण क्या है कि सूर्य जो है वो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा होने के कारण जो है वो बड़ा दिखाई देता है। यह प्रश्न का उत्तर है। अब आपसे प्रश्न पूछ दिया गया कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन है, तो वो सूर्य होगा उत्तर, ठीक है ना। अब यह प्रश्न पूछ दे कि सूर्य का सबसे निकटतम तारा कौन होगा, तब उत्तर होगा प्रॉक्सिमा सेंटारी। तब क्या होगा? प्रॉक्सिमा सेंटारी, ठीक है ना। प्रॉक्सिमा सेंटारी जो है वो क्या है? सूर्य के निकटतम तारा है। यह हमेशा याद रखिएगा। प्रश्न जो है वो विस्तार से एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाते हैं सिविल सेवा की परीक्षा में, और आपको उस समय बहुत हड़बड़ाना नहीं है। भले आपको 1 मिनट से कम में ही प्रश्न हल करना है। अगर आप अपने नर्वस सिस्टम पर थोड़ी सा कंट्रोल रख लेंगे तो आप एक महासंकट से बच जाएंगे। अफरा तफरी नहीं, देखिए हो सकता है अगले प्रश्न में बहुत कम समय लगे, तो थोड़ी सा अगर कंफ्यूजिंग प्रश्न आ गया है तो वहां आप थोड़ी सा धैर्य रख लीजिए अपना, और थोड़ी सा धैर्य रख के आप कॉन्सेप्ट बनाकर वहां प्रश्न को जब हल करेंगे तो वह हल हो जाएगा, आप देखेंगे। लेकिन बहुत जल्दबाजी मत करिए, ठीक है, समय बहुत कम रहता है और उस समय बहुत तेजी से निर्णय लेना रहता है। लेकिन मैंने लगातार परीक्षा दिया है और मैंने देखा है कि आगे के प्रश्नों में अगर आप सही से कर रहे हैं तो टाइम मेंटेन हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए चूकना नहीं है, कॉन्सेप्ट से प्रश्नों को हल करना है। सूर्य हमारी आकाश गंगा यानी मिल्की वे का चक्कर कितने वर्षों में पूरा करता है? सूर्य हमारी आकाश गंगा मिल्की वे का चक्कर जो है कितने वर्षों में पूरा करता है? तो उत्तर होगा 25 करोड़ वर्षों में। 25 करोड़ वर्ष में सूर्य जो है हमारे आकाश गंगा मिल्की वे का क्या करता है? मिल्की वे का पूर्ण एक चक्कर लगाता है। और आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि सभी ग्रह अंडाकार मार्ग में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रह अंडाकार मार्ग में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि सूर्य अपने मिल्की वे यानी आकाश गंगा का चक्कर किस पथ पर करता है, अंडाकार, गोलाकार, वृत्ताकार या या दीर्घवृत्तीय, हालांकि दीर्घवृत्तीय अंडाकार है, तो सही उत्तर होगा लगभग वृत्तीय मार्ग में, सर्कुलर मार्ग में। अब यही अंतर है कि सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग में गति लगाते, लेकिन सूर्य क्या है? वृत्ताकार। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ऐसे ही प्रश्न कठिन जो है आ जाते। और मैंने बताया कि मेरा काम प्रश्नों को गिनाना नहीं, क्विज नहीं करना है, यहां क्विज नहीं खेलना है। प्रश्नों के माध्यम से आपको सटीक विश्लेषण करना आना है और नए तथ्यों को बताना, वही मैं बताने का यहां प्रयत्न भी कर रहा हूं। हमारा कोई भी लेक्चर आप देख लें, कहीं भी वहां मूल विश्लेषण ही हमारा उद्देश्य है। सिविल सेवा में विश्लेषण ही तो होता है। अगर सिविल सेवा में विश्लेषण ही होता तो वनडे तैयारी हो गई। विश्लेषण ही तो मूल है सिविल सेवा में। विश्लेषण अगर होगा तभी तो वो सिविल सेवा की परीक्षा है, अन्यथा तथ्यों का अध्ययन तो वनडे एग्जामिनेशन हो गए। हालांकि मेरा लेक्चर सबके लिए इंपॉर्टेंट है, हर व्यक्ति अपने कॉन्सेप्ट को तैयार कर सकता है। मेरा लेक्चर सबके लिए समान। सिविल सेवा को आधार है, क्योंकि सिविल सेवा का तैयारी मैंने जीवन में किया, इसलिए मैं सिविल सेवा को ही पढ़ाता हूं, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट आप विस्तार से बनाते चले और वही मेरा यहां मूल उद्देश्य है। सूर्य से पृथ्वी की कुल दूरी कितनी है?
आप इसको जरूर याद रखिएगा। 14.96 करोड़ किलोमीटर, 14.96 करोड़ किलोमीटर जो है वो पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। 14.96 करोड़ किलोमीटर जो है वो सूर्य की पृथ्वी से दूरी है। कभी कोई कोटिमान में बनाकर इस प्रश्न को पूछ देता है। अगर आप 14.96 करोड़ किलोमीटर जानेंगे कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है, तो आप वहां कोटिमान में अगर देगा 10 टू द पावर के रूप में भी दे देगा तो आप इसको जरूर वहां समझ जाएंगे। ठीक है, ऐसे सारे प्रश्नों के लिए आप तैयार रहिए। ठीक है ना। अब यहां चूंकि डिजिटल बोर्ड ना होने की वजह से मैं बहुत विस्तार वाले प्रश्न नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन इन्हीं से विस्तार वाले प्रश्न बन जाते हैं। कोई ऐसा नहीं कि विस्तार वाले प्रश्न बहुत अलग से बनता है, या गद्यात्मक प्रश्न जो आईएएस का आता है 4 भागों में 5 भागों में, वो अलग से नहीं बनता है। ये जो कॉन्सेप्ट बना रहा हूं इसी से बनता है। ठीक है ना, ये जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं इसी से गद्यात्मक प्रश्न बनते हैं, 4 और 5 पार्ट वाले। ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट आप समझिए तो गद्यात्मक प्रश्न का कुछ मतलब नहीं रह गया। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कुल कितना समय लगता है? अब ये थोड़ी विवादित प्रश्न है। जितने जितने किताब है अलग अलग दे रखा है। ठीक है ना, अब ऐसा तो है नहीं कि कोई ऊपर से लगा हुआ है और बिल्कुल एक्यूरेट कर ले रहा है, लेकिन सही उत्तर जो होता है हर जगह अलग अलग दिया होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं, और सिविल सेवा में बहुत ज्यादा जो है आप तथ्यों पर या आंकड़ों पे बहुत ज्यादा जोर नहीं देना है, कॉन्सेप्ट पे जोर देना है। ठीक है ना, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में आने में कुछ समय जो लग जाता है वो 8 मिनट 30 सेकंड लगता है। हालांकि कुछ किताबों में 8 मिनट 18 सेकंड, कुछ किताबों में 8 मिनट 12 सेकंड, अलग अलग हो सकता है। वो विवाद का विषय बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं वो जानता नहीं हूं। ठीक है ना, लेकिन विवाद का विषय नहीं है। ऐसे ही दे देगा एग्जामिनेशन में, आपको अपना बुद्धि लगाना पड़ेगा। जो इसके निकट होगा वही उत्तर होगा। एब्सोल्यूट उत्तर एग्जामिनेशन हाल में नहीं मिलता है, उसके अगल बगल का उत्तर भी आपको देखना पड़ता है अप्रॉक्सीमेटली, और उसी को आप लगाना रहता है। ठीक है, 8 मिनट 30 सेकंड जो है वो लगता है। सूर्य का सर्वाधिक निकटतम ग्रह कौन है? तो सूर्य का सर्वाधिक निकटतम ग्रह जो है वो क्या है? बुध है। ठीक है ना, सूर्य बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ऐसे चलता है। तो सूर्य के सबसे निकटतम जो ग्रह है वो कौन है? बुध है। अब यहां एक प्रश्न और बन सकता है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी बुध ही है। मरकरी जो है वो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। ठीक है ना, और सबसे निकटतम होने के लिए कारण जो सबसे तीव्र परिक्रमा भी वो सूर्य का तेज से करता है। कौन? बुध करता है, क्योंकि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। सौरमंडल के किस ग्रह को प्रेशर कुकर प्लेनेट कहा जाता है? सौरमंडल के किस ग्रह को प्रेशर कुकर प्लेनेट कहा जाता है? याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये नया प्रश्न भी हो सकता है। सौरमंडल के किस ग्रह को प्रेशर कुकर प्लेनेट कहा जाता है? तो सौरमंडल के ग्रह शुक्र को प्रेशर कुकर प्लेनेट कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि सूर्य के वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। यही कारण है कि उसका ताप बहुत ज्यादा है, इसीलिए सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र है और सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र है। 96% कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ही शुक्र को क्या कहा जाता है? प्रेशर कुकर प्लेनेट कहा जाता है। उसका ताप बहुत ज्यादा है, 96% कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण ही शुक्र को प्रेशर कुकर प्लेनेट भी कहा जाता है, और 96% कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण ही सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। 96% कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण ही सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र है। एक साथ तीन फैक्ट मैंने बताया जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। क्लियर है आपको? इसीलिए मैंने कहा ना कि जब आप विस्तार से पढ़ेंगे तो एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा कठिन नहीं जाएगा। मैंने आपको बार बार बताया है, समस्याओं पर पार पाने का सबसे बड़ा सरल तरीका यही है कि समस्याओं से अपने आप को ऊपर कर लीजिए। समस्याएं छोटी हो जाएंगी। प्रश्नों को हल करने का, प्रश्नों को सरल बनाने का सबसे सरल तरीका आप इतना विस्तार में पढ़ लीजिए,
और वो गिने गिनाए किताबों से नहीं होगा जो बहुत सारे टॉपर्स आके बोल दे रहे हैं ये पढ़ा वो पढ़ा, रटे रटाए सारे उत्तर बता दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। अब वो टॉप कर गए हैं इसलिए मेरे से ज्यादा आपको उनकी बातें ही सही लगेंगी। भाई जाहिर सी बात है, मैं बताते बताते चाहे मेरे पास कितना अनुभव हो, चाहे मैं कितनी ज्यादा परीक्षा दिया हूं, लेकिन चूंकि वो सेलेक्ट हो गए हैं इसलिए उनका ज्ञान प्रमाणित हो चुका है। ठीक है, तो जाहिर सी बात आप उनकी बात मानेंगे। लेकिन इसमें भी दो राय नहीं है कि गिने गिनाए और सेट प्रश्नों किताब पढ़ने के कारण हर साल सैकड़ों लड़के जो है वो फेल हो जाते हैं और ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि दोबारा देने के लायक नहीं रहते। और कम पढ़कर जो अल्प ज्ञान हो जा रहा है उसके कारण असफलता के बाद वो किसी को पढ़ाने के लायक भी नहीं रह रहे। ज्ञान ऐसा मत लीजिए कि अपने लिए तो काम ना आए, साथ में दूसरे के लिए भी काम ना आए। ज्ञान ऐसा लीजिए जो अपने लिए तो काम आए, साथ में दूसरों के लिए भी काम आए। सिविल सेवा की परीक्षा में अगर आप विस्तार से पढ़ेंगे तो दूसरों की भी आप सहयोग कर सके, दूसरों का भी मदद कर सकेंगे। और हर स्ट्रगलर कंपटीटर और विस्तार से पढ़ा कंपटीटर ही आज ये कर रहा है। आप देखिए ना, बड़े से बड़े अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं, वो इसीलिए पढ़ा पा रहे हैं, विस्तार से वो पढ़े थे। ठीक है, तो ऐसी कोशिश करिए, क्योंकि मैंने बार बार बताया सिविल सेवा में कि होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। सिविल सेवा की परीक्षा में एक सूत्र याद कर लीजिए, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अच्छे से अच्छे के लिए तैयार रहिए, लेकिन बुरे से बुरे स्थिति के लिए भी प्रिपेयर रहिए। यानी अच्छे से अच्छे परिस्थिति की आशा रखिए, लेकिन बुरे से बुरे परिस्थिति के लिए भी तैयार रहिए। ऐसा नहीं कि सब आपकी इच्छा से होगा। तो अगर आप केवल अच्छा सोच के चले तो जाहिर सी बात आप डोमिनेट हो जाएंगे। इसलिए सब चीज सोचकर चलिए कि अच्छा हो, अच्छा से अच्छा होगा, उम्मीद रखिए। और अगर बुरा से बुरा हो जाएगा तो भी हम लड़ लेंगे, तो भी हम स्ट्रगल कर लेंगे, तो भी हम धैर्य रख लेंगे, तब जाके सफलता मिलेगी। और जो सफल होते हैं उनके पीछे यही कहानी है। ऐसा नहीं कि वो आपसे अलग होते हैं, ऐसा नहीं कि वो अलग से पृथ्वी पर पैदा किए गए, ऐसा नहीं कि उनकी परिस्थितियां कुछ अलग थी, ऐसा नहीं कि उनकी बुद्धि का स्तर बहुत ज्यादा था। वो बिल्कुल आपकी तरह थे जैसे आप हैं। लेकिन उन लोगों ने उस अतुल्य धैर्य का और पराक्रम का परिचय दिया जो आपको देना है। जो आपको देना है वही आप भी देंगे, वही आप भी हो जाएंगे। हर के पढ़ने का स्टाइल अलग है, लेकिन लगन, समर्पण, धैर्य, आत्मविश्वास, आत्मबल, इस सब के लिए एक है। इस सब के ऊपर उसी प्रकार असर करता है जैसे टापरों के ऊपर असर किया था। ऐसा नहीं कि उनके लिए कुछ अलग दुनिया बनी थी। ठीक है ना। तो सर्वाधिक चमकीला ग्रह, सर्वाधिक गर्म ग्रह, ये सारी चीजें किस सौरमंडल के किस ग्रह को भोर का तारा और साँझ का तारा भी कहते हैं? तो सौरमंडल के ग्रह शुक्र को भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोनों कहा जाता है, क्योंकि ये भोर और शाम दोनों से दिखाई देता है, इसीलिए इसको भोर का तारा और साँझ का तारा भी कहते हैं। सौरमंडल के वे कौन से दो ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है? सौरमंडल के कौन से दो वो ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है? तो सौरमंडल के दो ग्रह बुध और शुक्र, सौरमंडल के दो ग्रह बुध और शुक्र जो हैं ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं, कोई उनके उपग्रह नहीं है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, बुध और शुक्र सौरमंडल के ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा जो पर्वत है निक्स ओलंपिया, सौरमंडल का सबसे ऊंचा जो पर्वत है निक्स ओलंपिया। आपको जान के आश्चर्य होगा, ये निक्स ओलंपिया जो है वो एवरेस्ट का 3 गुना है। तो सौरमंडल का जो सबसे ऊंचा उपग्रह पर्वत है निक्स ओलंपिया, वो किस ग्रह पर स्थित है?
ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है कि ये नया प्रश्न भी बन जाए। तो निक्स ओलंपिया जो है वो मंगल ग्रह पर स्थित है, मार्स पर स्थित है। और आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि निक्स ओलंपिया जो है वो एवरेस्ट का 3 गुना है, ऊंचाई है। एवरेस्ट की ऊंचाई का 3 गुना, आप अंदाजा लगा सकते हैं, 8,848 से ज्यादा है। क्लियर है? तो आप, ये प्रश्न नया भी हो सकता है निक्स ओलंपिया, लेकिन अगर यह प्रश्न आ जाता कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा ग्रह निक्स ओलंपिया कौन, ये भी प्रश्न कौन सबसे ऊंचा पर्वत है सौरमंडल का, वो भी निक्स ओलंपिया बोल देंगे। किस ग्रह पर स्थित है, तो मंगल पर स्थित है। ठीक है ना? सौरमंडल का वह कौन सा ग्रह है जिसके अंदर ग्रह और तारा दोनों के गुण विद्यमान है, ग्रह भी है और तारा भी है। सौरमंडल का कौन सा वह ग्रह है जिसके अंदर ग्रह का भी गुण है और तारा का भी गुण है? तो उत्तर होगा बृहस्पति, जुपिटर। अब ऐसा क्यों है? लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि जुपिटर जो है वो ग्रह है, तारा तो सूर्य है। तो फिर ग्रह और तारा दोनों के गुण इसके अंदर क्यों? क्योंकि यह सूर्य से जितनी ऊर्जा ग्रहण करता है उससे ज्यादा ऊर्जा विकिरण के माध्यम से उत्सर्जित करता है, उससे ज्यादा। तो अगर उससे ज्यादा ऊर्जा विकिरण के रूप में उत्सर्जित कर रहा है, इसका मतलब अपनी ऊर्जा उसके पास है, और जिसके पास अपनी ऊर्जा होती है वो तारा होता है। मैंने बताया ना कि वे आकाशीय पिंड जिनके पास अपनी ऊर्जा है और वो अपनी ऊर्जा से प्रकाशित होते उनको तारा कहते हैं। और सौरमंडल के वे आकाशीय पिंड जो दूसरों की ऊर्जा से प्रकाशित हो रहे हैं वो क्या है? ग्रह है, या और भी कोई नाम उनके बहुत सारे हो सकते हैं। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? तो बृहस्पति जितनी ऊर्जा सूर्य से लेता है उससे ज्यादा ऊर्जा विकिरण के माध्यम से उत्सर्जित करता है। यही कारण है कि बृहस्पति के अंदर ग्रह और तारा दोनों के गुण विद्यमान है। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए, और मैंने आपको इसीलिए इसको बता दिया। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? सबसे कम डेंसिटी है। तो सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह जो है वो शनि है। यहीं पर एक प्रश्न और बन जाता है कि सौरमंडल का वह कौन सा ग्रह है जिसको समुद्र में अगर डाल दिया जाए तो फुटबॉल की तरह तैरने लगेगा? तो इसका भी उत्तर शनि होगा, क्योंकि शनि का घनत्व बहुत कम है। इसलिए अगर यह कल्पना किया जाए कि किसी समुद्र में शनि को डाल दिया जाए तो फुटबॉल की तरह तैरने लगेगा, इतना कम उसका डेंसिटी है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सौरमंडल का वह कौन सा ग्रह है जहां सूर्योदय पश्चिम से होता है? सौरमंडल का वह कौन सा ग्रह है जहां सूर्योदय पश्चिम से होता है? तो उत्तर होगा यूरेनस, यानी अरुण। सौरमंडल का ग्रह जो अरुण है वहां सूर्योदय पूरब से नहीं होता है, वहां सूर्योदय जो पश्चिम से होता है। हालांकि सूर्योदय पूरब से होना एक यूनिवर्सल ट्रूथ माना जाता है, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ कहां रह गया? क्योंकि सौरमंडल में ही एक ऐसा ग्रह विद्यमान है जो जहां पर सूर्योदय पश्चिम से हो रहा है और वो अरुण ग्रह पे हो रहा है। ऐसा क्यों होता है ये भी तो समझ लीजिए। देखिए, सभी ग्रह जो है वो पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, तो पूर्व में सूर्य पड़ता है तो सूर्योदय पूरब से हो गया। लेकिन अरुण एक ऐसा ग्रह है जो पश्चिम से पूरब नहीं घूमता बल्कि पूरब से पश्चिम घूमता है, इसीलिए सूर्य पश्चिम में पड़ता है और सूर्योदय पश्चिम में दिखाई देता है। क्लियर है? देखिए, कॉन्सेप्ट बहुत उलझाऊ रूप से कॉन्सेप्ट मत समझिए। मैंने देखा है कि कॉन्सेप्ट को बहुत उलझाऊ रूप से भी समझने और समझाने का प्रति किया था। ऐसे नहीं समझा जाता कॉन्सेप्ट को। फिर ऐसे तो बहुत हम भी समझा सकते हैं और इतना कठिन हो जाएगा कि वो याद ही नहीं हो पाएगा। भाई, हमारा काम क्या है कि हम आपके समक्ष जो कॉन्सेप्ट है उसको सरल तरीके से, सरल से सरलतम तरीके से उपस्थित करें। और मेरा उद्देश्य भी ये, मैं ऐसे करता हूं, मैं भी उस कठिन तरीके से बता सकता हूं जिससे आपको लगे कि हाँ बहुत ज्यादा जान रहे हैं। ऐसा नहीं है, मेरा उद्देश्य यही है, सरल से सरलतम रूप से। मैं अपने क्लास में भी ऐसे ही पढ़ाता हूं, सरल से सरलतम रूप से आपको कॉन्सेप्ट बताऊं, चाहे वो कोई विषय हो, जीएस का कोई पार्ट हो, चाहे वो प्री का हो चाहे मेंस का हो, मैं कॉन्सेप्ट क्लियरेंस करके ही बताता हूं। उसमें कोई बहुत सरल तरीके से, ये नहीं कि बहुत कठिन तरीके से बताता हूं।
तो सभी ग्रह पश्चिम से पूरब घूमते हैं, लेकिन एकमात्र ग्रह अरुण जो है वो पूरब से पश्चिम घूमता है। हालांकि शुक्र के लिए भी कुछ कहा जाता है, लेकिन अरुण में ही पश्चिम से पूरब से पश्चिम घूमता है, इसीलिए यहां पर सूर्योदय जो है वो कहां से होता है, पश्चिम से होता है। क्षुद्र ग्रह या अवंतर ग्रह एस्टेरॉइड्स किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह या अवंतर ग्रह? तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। कौन? क्षुद्र ग्रह, ठीक है ना। एस्टेरॉइड जो है वो मंगल और बृहस्पति नामक दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। पृथ्वी सूर्य के निकटतम किस तारीख को होता है? पृथ्वी जो है वो सूर्य के निकटतम किस तारीख को? तो उत्तर होगा 3 जनवरी। 3 जनवरी को जो है 3 जनवरी को पृथ्वी जो है वो सूर्य के निकटतम होता है। अब यहां एक प्रश्न और पूछ सकता है, वो कौन सा तारीख है जब पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे दूर होता है, सबसे दूरस्थ होता है? तो उत्तर होगा 4 जुलाई। 4 जुलाई को जो है पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होता है। तो ये 3 जनवरी और 4 जुलाई कंठस्थ कर लीजिए। मैंने बताया कि कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जहां जरा सा लापरवाही हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनको बिना जाने आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठ सकते हैं। वो यही तथ्य हैं जो आपको बता रहा हूं। 3 जनवरी और 4 जुलाई ये सारे ऐसे हैं। अब ये पूछा जाए कि एक भौगोलिक रूप में पृथ्वी का आकार मूल रूप से क्या है? पृथ्वी चपटी है, तस्तरी नुमा है, गोलाकार है, अंडाकार है, नारंगी है, किस रूप में है? तो एक भौगोलिक रूप में पृथ्वी का आकार का क्या है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहेगा वो एग्जामिनेशन में गलती करेगा। तो पृथ्वी का भौगोलिक रूप से जो आकार है उसको लध्वज गोलाभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लध्वज गोलाभ। ध्यान से इसको देखिएगा, लध्वज गोलाभ, ऑबलेट स्फेरॉइड। क्या बोलते हैं? ऑबलेट स्फेरॉइड यानी लध्वज गोलाभ। अब लध्वज गोलाभ माने क्या हो गया? ये ध्रुवों पर क्या है? चपटा है, और बीच में क्या उभरा हुआ है, जैसे नारंगी होता है। नारंगी क्या होता है? किनारे किनारे चपटा होता है और बीच में क्या होता है? उभरा हुआ होता है। तो इसको गोलाकार नहीं बोलते हैं, इसको अंडाकार नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? लध्वज गोलाभ। और उसको नारंगी का आकार भी कह सकते हैं। लेकिन नारंगी तो एक एग्जाम्पल हो गया ना, लेकिन असल में इसका भौगोलिक नाम क्या होगा? लध्वज गोलाभ यानी ऑबलेट स्फेरॉइड। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और ये कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, इसीलिए मैंने इसको बताया। पृथ्वी के भूपर्पटी में यानी क्रस्ट, मेंटल कोर, 3 होता है। सबसे ऊपर क्रस्ट, बीच में मेंटल और सबसे लास्ट वाला कोर। तो जो क्रस्ट जिसको भूपर्पटी बोलते हैं उसमें सबसे ज्यादा कौन सा तत्व उपस्थित है? कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पृथ्वी के क्रस्ट यानी भूपर्पटी में उपस्थित है? तो उत्तर होगा ऑक्सीजन, लगभग 46.6% है। तो पृथ्वी के भूपर्पटी में यानी क्या कहते हैं, क्रस्ट में सबसे ज्यादा उपस्थित तत्व है ऑक्सीजन, 46.6%। ठीक है ना। सर्वप्रथम किस विद्वान ने यह बताया था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो यूनानी विद्वान अरस्तु ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी का आकार जो है वो तस्तरीनुमा नहीं है, चपटा नहीं है, क्या है? गोलाकार। हालांकि बाद में इसको लध्वज गोलाभ कहा गया, जो ध्रुवों पे चपटा है और बीच में क्या है? उभरा हुआ है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? पृथ्वी का एक ही मात्र प्राकृतिक उपग्रह, तो उसको किसको कहा जाता है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र जो प्राकृतिक उपग्रह है वो क्या है? चंद्रमा है। नेक्स्ट प्रश्न है, शांति का सागर, शांति का सागर सौरमंडल में कहां स्थित है? शांति का सागर सौरमंडल में कहां स्थित है? तो चंद्रमा पर जब सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग उतरा था उस स्थान को शांति का सागर कहा जाता है। तो शांति का सागर कहां स्थित है? चंद्रमा पर। उस स्थान को जहां उतरा था उसका यान, उसको शांति का सागर कहा जाता है। तो अब यह प्रश्न कंफ्यूज करने के लिए यहां में पूछ सकता है कि सौरमंडल में शांति का सागर कहां स्थित है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, तो वो स्थित कहां है? वो कहां पे स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है, जहां नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन उतरे थे।
किस तारीख को दिन और रात बराबर होते हैं? पृथ्वी पर किस तारीख को दिन और रात बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है ना? 21 मार्च को बसंत विषु बोलते हैं और 23 सितंबर को शरद विषु बोलते हैं। ठीक है ना? ये हमेशा याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना? विश्व के भूगोल का बाकी प्रश्न हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ठीक है ना? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।